हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज सॉइल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है आपका सॉइल प्रोफाइल। देखिए ये टॉपिक रियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एमसीक्यू के साथ साथ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डिटेल में समझते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस टॉपिक का नोट्स साथ में ये जो पीपीटी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीपीटी वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। साथ में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्विजेस मिलेंगे, उस क्विजेस को आप अटैम्प्ट कीजिए जिससे आपका कंसेप्ट और भी बेटर हो सके और आप बार बार चीज़ों को रिवाइज कर सको। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नोट्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप हमारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देखने के बाद नोट्स पे मूव करेंगे। क्योंकि आप देखिए, आप जैसे फर्स्ट टाइम नोट्स को ओपन करेंगे ना तो आपको पूरा पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा, बट आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख के आप नोट्स पे जाएंगे तो आपको वो नोट्स काफ़ी इजी में और काफ़ी कम टाइम में समझ में आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखिए, देन आप हमारे नोट्स पे मूव कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए फिर हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। हम बात करें कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सॉइल प्रोफाइल एंड सॉइल हॉरिजोन। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, दोनों को लगता है कि नहीं दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल समझाते हैं। देखो यार, मैं बार बार बोलता हूँ, लिखा हुआ आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी है चीज़ों को समझना, ठीक है, और उसको लंबे समय तक याद रखना, है ना। तो देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँ तो सपोज ये आपका फील्ड है, ये फील्ड है। आपको मैंने बोला कि इस फील्ड में इतना गड्ढा करो कि जितना में तुम आ सको। आप बोलेंगे सर आपको क्या अंदर डाल रहे हो क्या? हाँ, ऑफकोर्स मैं आपको अंदर डालूंगा और आपको बोलूंगा देखो अंदर जाके कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एटलीस्ट मैं ऐसे मान के चलता हूँ 9 से 10 फीट आपने गड्ढा किया और आपको मैंने इस गड्ढे में भेज दिया। अब मैंने बोला कि भाई आप देखो चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है। तो आप बोलेंगे सर आप यहाँ मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ तक कोई और कलर है, यहाँ तक कोई और कलर है, यहाँ तक कोई और कलर है, इनका टेक्सचर कुछ और है, इनका टेक्सचर कुछ और है, इनका टेक्सचर कुछ और है। मतलब हर एक का टेक्सचर अलग अलग है और आप इजिली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक कोई और कलर है, उससे नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो इसके नीचे कुछ और कलर है। दैट मीन्स कि आप इजिली कलर के बेसिस पे और टेक्सचर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्या है, अलग अलग हॉरिजॉन से मिला हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आप विलेज से बिलोंग करते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपने अफकोर्स कुआं बनते हुए जरूर देखा हुआ है। जब कुआं खुदाता है ना तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि मिट्टी की कलर कुछ और होती है, फिर जब कुछ और अंदर जाते हैं तो मिट्टी की कलर कुछ और हो जाती है, फिर और आप नीचे जाएंगे तो मिट्टी की कलर कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर क्या डिफाइन कर रहा है कि भाई इसमें अलग अलग लेयर बने हुए हैं। तो जब आप जैसे कि कुआं खोद रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, वर्टिकली मूव कर रहे थे ना, नीचे की तरफ मूव कर रहे थे वर्टिकल वे में। तो जब हम सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में देखते हैं तो उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। बट जब आप सॉइल को वर्टिकल ना देख के उसको हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, उसकी हॉरिजॉन्टल वे को देख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल हॉरिजॉन। ठीक है, समझ में आ गया? सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसमें भी देखो आपको अलग अलग लेयर दिखाई पड़ेंगे। अब आप कुआं में जाके देख रहे थे ना कि भाई यहाँ तक कुछ और कलर था, इसके बाद कुछ और कलर है, तो उस कलर के बेसिस पे और उस टेक्सचर के बेसिस पे हम लोग उसको अलग अलग लेयर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आर हो गया। तो इतने इनके क्या होते हैं, हॉरिजॉन होते हैं। ठीक है, तो ओ हॉरिजॉन को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर, ए हॉरिजॉन को बोलते हैं सरफेस सॉइल, और बी हॉरिजॉन को बोलते हैं सब सॉइल, और सी को बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेटम, आर को बोलते हैं हम लोग बेड रॉक। ठीक है, वैसा क्यों बोलते हैं हम लोग अभी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब मेरे साथ आप बोलिएंगे कि चलिए भाई मैं आपको बता दिया हूँ इस चीज़ों को। अगर आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? या वेरी गुड, जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं सर वर्टिकली तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे। और जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सॉइल हॉरिजॉन बोलेंगे। वेरी गुड। देखो मेरा ऐसा मानना है ना कि बात के लिए कुछ नहीं भाई, जो है हमको इन बिटवीन लेक्चर ही याद कर लेना है, बात के लिए मेरे पास टाइम नहीं है।
तो हम लोग वन बाय वन एक एक हॉरिजॉन को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन की बात करें तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक हॉरिजॉन बोलते हैं। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर तो आपको ओ हॉरिजॉन में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक हॉरिजॉन बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये मोस्टली आपको फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलेंगे। ये नॉर्मली अगर आप बात करें ग्रासलैंड में चले जाएंगे या फिर जो आपका कल्टीवेबल लैंड है वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ओ हॉरिजॉन देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। और ये डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। इनकी जो टेक्सचर होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और ये ह्यूमस से रिच होते हैं। यहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट, जैसे कि आपका अर्थवार्म होता है ना, अर्थवार्म का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इसी हॉरिजॉन में होते हैं क्योंकि ये काफ़ी मॉइस्ट होता है और इसमें ह्यूमस भरे होते हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसी पे काम करके जितने आपके लीव्स होते हैं, जो रॉ मैटर होते हैं उसको ये डिकम्पोज करते हैं। तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन भी आपको ओ हॉरिजॉन में देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पे आते हैं जो है आपका ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को हम लोग एलुवियल हॉरिजॉन बोलते हैं या फिर इसको टॉप मोस्ट हॉरिजॉन भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनरल्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको? तो ये आपको ए हॉरिजॉन में देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछा था एएफओ ने और फिर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कई बार कि भाई मुझे बताओ ऐसा कौन सा हॉरिजॉन है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे? तो ए हॉरिजॉन है, गांठ बांध लीजिए, एकदम भूलिएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ लेता है कई बार कि भाई बताओ कि ओ हॉरिजॉन जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि ओ हॉरिजॉन आपको मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है। कल्टीवेबल लैंड में कभी भी ओ हॉरिजॉन नहीं होता है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में फॉरेस्ट दे रखा है तो अगर देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भाई अगर जो फॉरेस्ट एरिया में होते हैं उन फॉरेस्ट एरिया में सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा होता है? फॉरेस्ट एरिया में पहला हॉरिजॉन कौन सा होता है? तो आप सबको पता है कि फॉरेस्ट एरिया में ओ हॉरिजॉन पाया जाता है, तो फर्स्ट लेयर यही हो गया, फर्स्ट हॉरिजॉन यही हो गया, ओ हॉरिजॉन। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कल्टीवेबल लैंड या फिर ग्रासलैंड में सबसे पहला हॉरिजॉन कौन सा होता है? तो आप पढ़ के आए सीक्वेंस OABCR, तो फटाफट आप मार देंगे ओ हॉरिजॉन। लेकिन भाई यहाँ पे फॉरेस्ट मेंशन नहीं किया है, वो ग्रासलैंड मेंशन किया है, ठीक है, या फिर कल्टीवेबल लैंड मेंशन किया है। तो कल्टीवेबल लैंड या फिर ग्रासलैंड हो गया और वहाँ पे फॉरेस्ट मेंशन नहीं किया है तो कभी भी ओ हॉरिजॉन नहीं आंसर लगाइएगा, हमेशा लगाइएगा ए हॉरिजॉन। और अगर एग्जामिनर ना ही फॉरेस्ट दे रखा है तो फिर आप फर्स्ट लेयर क्या हो जाएगा आपका? ओ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने फॉरेस्ट नहीं दे रखा है ना ही उसने ग्रासलैंड दे रखा है तब आप आंसर क्या लगाएंगे? ए हॉरिजॉन। अगर नहीं दे रखा है कुछ भी तो आप ए हॉरिजॉन लगाइए, अगर फॉरेस्ट दे रखा है तो ओ हॉरिजॉन लगाइए, पहला लेयर, ठीक है। और अगर कल्टीवेबल लैंड दे रखा है, ग्रासलैंड दे रखा है तो फिर आपका ए हॉरिजॉन हो जाएगा फर्स्ट लेयर, ठीक है। समझ में आई चीज़? हमेशा रखना। ये ब्राउन कलर का होता है और मैक्सिमम लीचिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लीचिंग का मतलब क्या होता है? सपोज ये आपका फील्ड है, आपने यहाँ पे एक्सेस इरिगेशन कर दी या फिर एक्सेस रेनफॉल हो गया तो क्या होगा? वाटर नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, साथ में न्यूट्रिएंट्स को भी लेके नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीचिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है एल्यूविएशन, एक होता है इल्यूविएशन, ठीक। एक होता है हमारा एल्यूविएशन, एक होता है इल्यूविएशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ यहाँ पे ई है और इसमें आई, एक में आई हो जाएगा। तो एलिवेशन जो आपका है, एलिवेशन, ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है आपको? ए हॉरिजॉन में देखने को मिलता है। अब ये प्रोसेस होता है क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा है ए हॉरिजॉन, ठीक है। आपने एक्सेस इरिगेशन प्रोवाइड कर दिया, फिर एक्सेस रेनफॉल हो गया तो क्या करेगा? यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट थे, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि ए हॉरिजॉन में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट को लेकर नीचे की तरफ मूव करेगा, ये न्यूट्रिएंट को लेकर नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसी को बोलते हैं हम लोग एल्यूविएशन, ठीक है। कि वाटर क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ए हॉरिजॉन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ए हॉरिजॉन में क्या है? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वाटर न्यूट्रिएंट्स को लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्यूविएशन, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विच हॉरिजॉन इज नोन एज जोन ऑफ एल्यूविएशन। तो याद रखिएगा ए हॉरिजॉन को हम लोग जोन ऑफ एल्यूविएशन के नाम से जानते हैं। A4 ने पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो अब देखिए कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछ लेते हैं। ये सबको पता होता है कि भाई ए हॉरिजॉन को हम लोग जोन ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, सबको पता होता है, दोनों बच्चे को पता होता है। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन क्या करेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पूछ लेगा। वो क्या करेगा, देखिए ए हॉरिजॉन को अगेन डिवाइड किया गया A1 में, A2 में और A3 में। ठीक है, A1 तो हमारा ये सरफेस हॉरिजॉन हो गया, ठीक है, ये सरफेस हॉरिजॉन हो गया, लिखा हुआ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। और A2 जो होता है ना, ये A2 में हमारा मैक्सिमम लीचिंग होता है। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो A2 में मैक्सिमम लीचिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मली आपको मिल जाएगा कि ए हॉरिजॉन में हमारा मैक्सिमम लीचिंग हो रहा था, लेकिन थोड़ा आप डिटेल में पढ़ेंगे या फिर एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो ऑप्शन में A B C R नहीं देगा, वो A1 A2 A3 और या फिर ऑल दे देगा, ठीक है। तो आप फिर कंफ्यूज कर जाओगे, सर हमने तो ए पढ़ के आया था, बट यहाँ पे A1 A2 दे रखा है। तो याद रखिएगा A2 को अगर हम ए की बात करें तो ए में हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो ए में हमारा A2 को हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लीचिंग होता है और इसको बोलते हैं जोन ऑफ एलिवेशन। तो अगर ऑप्शन में A1 A2 A3 दे रखा है तो A2 को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एलिवेशन। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स आपके नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। और A3 जो होता है ना, वो इंटरमीडिएट लेयर होता है बिटवीन ए और बी के बीच का ये लेयर होता है A3 हमारा, ठीक है, समझ में आया। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच जोन या फिर विच हॉरिजॉन इज नोन एज जोन ऑफ एलिवेशन, ऑप्शन में A B C R दे रखा है तो आंसर हमेशा ए लगाइएगा। और अगर ऑप्शन में A1 A2 A3 दे रखा है तो आंसर क्या लगाइएगा, A2, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे बात करते हैं बी हॉरिजॉन की। बी हॉरिजॉन को हम लोग एक मिनट और एक चीज देख लीजिए, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि ए हॉरिजॉन को हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, या आपको आप सही सोच रहे हो सर इसको हम लोग मिनरल हॉरिजॉन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, मिनरल, इसलिए इसको हम लोग मिनरल हॉरिजॉन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बी हॉरिजॉन की। इसको हम लोग सब सरफेस हॉरिजॉन बोलते हैं, ठीक है। ये येलो कलर का होता है, यहाँ पे इल्यूविएशन प्रोसेस काम करता है, यहाँ पे एल्यूविएशन नहीं इल्यूविएशन प्रोसेस काम करता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ए हॉरिजॉन था, यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो यहाँ A2 मान के चल रही है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा था, मिनरल्स हम आपके नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, लीचिंग है ना, लीचिंग हो रहा था नीचे की तरफ। अब ये न्यूट्रिएंट्स कहीं पे जाके तो रुकेंगे भाई, इनका कुछ तो स्टॉपेज होगा, ऐसे थोड़ा कि चलते जा रहे हैं, कहीं पे जाके रुकेंगे ना कि नहीं रुकेंगे। तो जहाँ पे ये रुकते हैं उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ इल्यूविएशन, ठीक है। जो एंट्री था जहाँ से वो नीचे की तरफ मूव कर रहा था उसको बोलते हैं एलिवेशन, और जहाँ पे जाके वो रुक गया उसको बोलते हैं हम लोग इल्यूविएशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, और ए में न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ A2 से आ रहे थे वहाँ पे जाके लीचिंग कर जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। और आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लांट का रूट्स होता है ना, वो कहाँ तक, वो कितने डेप्थ तक जा सकता है। तो याद रखिएगा बी हॉरिजॉन तक प्लांट्स का रूट जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन एक ये आपसे बनेगा कि विच हॉरिजॉन इज नोन एज जोन ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन पूछा है तो ए मारिएगा, ए में हमारा A2 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच हॉरिजॉन इज नोन एज जोन ऑफ इल्यूविएशन तो आपका बी हॉरिजॉन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बात करते हैं सी हॉरिजॉन की। सी हॉरिजॉन को हम लोग पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था वेदरिंग के अंदर कि जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो वेदरिंग होने के बाद वो फर्दर बन जाता है रेगोलिथ। रेगोलिथ में कुछ फैक्टर काम करते हैं, फिर जाके वो बनता है ट्रू सॉइल। तो रेगोलिथ जो होता है ना, वो ए बी और सी का कंपोजिशन होता है, ए हॉरिजॉन बी हॉरिजॉन सी हॉरिजॉन मिलके रेगोलिथ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए सी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं। और आर हमारा रॉक, यहाँ पे आप जब आप आर हॉरिजॉन में पहुँच जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पत्थर देखने को मिलेंगे, रॉक्स देखने को मिलेंगे, है ना। आपने देखा है ना कुआं पे जब खोदते खोदते जब बहुत नीचे चले जाते हैं तो पानी के साथ साथ आपको वहाँ पे पत्थर देखने को मिल लगेंगे, ठीक है ना। तो हम समझ जाइए कि आप आर हॉरिजॉन में पहुँच गए हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है। सोलम की बात करें, सोलम मतलब होता है सॉइल ऑफ फ्लूइड,
ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी, क्यों? क्योंकि ए और बी में हम आपने देखा कि ए में हमारा एलिवेशन हो रहा था, बी में हमारा इल्यूवेशन हो रहा था, मतलब वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट का आना जाना, मैक्सिमम फ्लूइड आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड सोलम। ठीक है, तो ए और बी का एक पोर्शन होता है। रेगोलिथ की बात करें तो ए बी सी होरिजोन मिलकर हमारे रेगोलिथ का निर्माण करते हैं। सी को हम लोग पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं। कल्टीवेबल ऑफ क्रॉप, हम लोग जो क्रॉप का कल्टीवेशन कहाँ पे करते हैं तो ए होरिजोन बोलते हैं, इसलिए हम लोग ए होरिजोन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टॉप मोस्ट होरिजोन ऑफ कल्टीवेबल सॉइल बोलते हैं या फिर कल्टीवेटेड सॉइल बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉइल का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, टॉप सॉइल की बात करें तो ऊपर से ये आपकी फील्ड है, तो ऊपर से जब आप 10 to 25 सेंटीमीटर नीचे की तरफ मूव करेंगे, है ना, उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। मतलब मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। फरो स्लाइस क्या होता है? देखो, एक कॉमन सा एक क्वेश्चन के पूछ जाता है कि फरो स्लाइस क्या होता है। तो फरो स्लाइस की अगर हम बात करें तो सपोज ये, इसमें इरेज कर दे रहा हूँ, है ना, सपोज ये आपका 1 हेक्टेयर का फील्ड है, ये 1 हेक्टेयर का फील्ड है। ठीक है, मैंने बोला कि इसमें आप 15 सेंटीमीटर डिप गड्ढा कर दो, तो आपने 50 सेंटीमीटर इसमें गड्ढा किया, फिर आप क्या किया, उसको आपने सुखा दिया, है ना, ओवन ड्राई करा दिया आपने, उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसका जो आप वेट लोगे उसको हम बोलते हैं फरो स्लाइस। ठीक है, आपका 1 हेक्टेयर लैंड था, उस पर आपने 15 सेंटीमीटर गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद उसको आपने ओवन ड्राई कराया, ओवन ड्राई करने के बाद उसको आपने वेट लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग फरो स्लाइस। और इनका जो आप वेट लेंगे ना, तो ये वेट आप याद कर लीजिएगा, इनका वेट आएगा 2.25 इंटू 10⁶ kg, इतना इनके वेट आएंगे। ठीक है, तो होप सो फ्रेंड्स आपको सॉइल प्रोफाइल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, मैं आपको ये कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। सो टेलीग्राम के चैनल के जो लिंक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कीजिए। और भी फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे सर मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर एक न्यू वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद जाके आप हमारे नोट्स पे मूव कीजिए, तभी आपके नोट्स जो है वो ईजिली समझ में आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।